हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही होंगे। आज हम जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडेंट हार्दिक के साथ, जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टोटल 85 मार्क्स गेन किए। अब बात यह है कि ये 85 मार्क्स आए कैसे। आज हम हार्दिक से सारी बातें पूछेंगे और साथ ही साथ सबसे मजे की बात यह है, इसने ऑडिट में भी 64 मार्क्स लाए और कॉस्टिंग में भी 88 मार्क्स लाए। तो बहुत ही बढ़िया नंबर जो कि हार्दिक लेके आया। और साथ ही साथ एक बात बताऊं, सिर्फ रैंक से 5 से 6 नंबर से दूर था और मैं तो इसको रैंक के बराबर ही मानता हूं। भले इंटर में रैंक नहीं आई और मैं 100% कह सकता हूं, फाइनल में 100% 200% मैं कह सकता हूं कि इसकी रैंक आने वाली है। तो एक तरीके से रैंक ना आके रैंक की तैयारी तो हो ही गई है। तो आज हम बिल्कुल हार्दिक की स्ट्रेटेजी पे चलने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी सिर्फ और सिर्फ 50 दिन रह गए, 50 डेज रह गए। तो मैं चाहता हूं हार्दिक हमें सारे टाइप की स्ट्रेटेजी बताए, जिससे कि हम भी उस स्ट्रेटेजी पे चले और कहीं ना कहीं हम भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सके। तो आ जाओ भाई लोगों, चालू करते हैं हार्दिक के साथ इंटरव्यू। तो सबसे पहले मुझे एक बात बता हार्दिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भाई 85 मार्क्स बहुत भारी नंबर लेके आया, लाया कैसे, बता दे जल्दी से। सर फॉर इनवाइटिंग मी। और सर आपकी मेहनत है, मेरी मेहनत के साथ आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि आपने जो क्लासेस में बार बार क्वेश्चन करवाए, रिपीटेड बार क्वेश्चन करवाए, हर एक कॉन्सेप्ट को इतनी डिटेल में समझाया, फिर हर एक कॉन्सेप्ट के 10-10 5-5 क्वेश्चन करवाए, तो वही बार बार एक आप क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, सारे फॉर्मूले याद हो ही जाएंगे। फिर पेपर में बस आपको जाके डिलीवर करना और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है। और हार्दिक, अब मैं तेरे को एक बात अपन करते थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अपन अलग अलग लेके चलेंगे। पहले मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरा खोल के रख देता हूं, तो उसके सारी स्ट्रेटेजी मुझे बताना। देख, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल पार्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक थ्योरेटिकल पार्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अपने एमसीक्यू के क्वेश्चंस। तो मुझे एक बात बता, जैसे प्रैक्टिकल का तूने बता दिया, मैंने खूब सारे क्वेश्चंस कराए, वो तूने बार बार किए। अब मुझे बता, तूने थ्योरी में कितनी मेहनत करी, जो अपने ऑप्शनल में क्वेश्चन आता था, या तूने थ्योरी छोड़ ही दी थी? कैसा रहा था तेरा थ्योरी का, बता मेरे को। थ्योरी के मैंने मेनली 3-4 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना थ्योरी के रिपीटेड ही आते रहते हैं, बस हल्का सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आप 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, जो रिपीट हो रहे हैं बहुत है, क्योंकि आप सारा एफएम में तो मेनली प्रैक्टिकल ही है। आप सारा प्रैक्टिकल भी करके चले जाओगे तो एक ही क्वेश्चन थ्योरी का आना है, वो ऑप्शनल है तो आप छोड़ सकते हो। पूरा का पूरा 50 का भी प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी आप ऑप्शनल है, करो ना करो आपकी मर्जी हो। तो बिल्कुल। और एमसीक्यू का मेनली जो है कि आपको जो मेन फुल फ्लेज क्वेश्चन है उसी के पार्ट्स आ जाते हैं, कि उसका पार्ट ए पार्ट बी वो सारे आप फुल फ्लेज क्वेश्चन में निकालते ही हो, तो उसकी भी आपको कोई अलग से मेन प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप फुल फ्लेज क्वेश्चन की, लंबे चौड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसी के अंदर एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी एमसीक्यू के अलग से क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाए थे? कैसे रहा था अपना? मैंने मेनली एमसीक्यू के जो करे थे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले से करे थे और वर्किंग कैपिटल से, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सेम वही होते हैं, उसके अंदर के ई के पी वही सब निकालना होता है, तो एमसीक्यूज में भी सेम ही आते हैं, सेम डिविडेंड वाले में भी। तो आपको मेनली अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है अलग, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वो इन्वेस्टमेंट वाले के और वर्किंग कैपिटल के, तो ये बिल्कुल दो से ही करने होते हैं। बिल्कुल। और अब मुझे एक बात बता, जैसे आरटीपी हो गई, एमटीपी हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, हम्म। अपना स्टडी मैट हो गया, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है इतना सफिशिएंट नंबर लाने के लिए? वो बहुत अच्छे से सफिशिएंट है, बस इसके आप पिछले 5-7 अटेम्प्ट के भी कर लोगे ना, सारे एमटीपी आरटीपी और स्टडी मैट तो इम्पोर्टेंट है ही, उसका हर एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि ठीक। उसमें से क्योंकि वो पॉइंटर्स बार बार वही रिपीट होंगे, वो 4-5 क्वेश्चन के पॉइंटर मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। इससे ज्यादा एफएम में कोई कर भी नहीं सकता है, वही सारे बार बार वही रिपीट है। तो आप 5-7 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी कर लोगे, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है मेरे हिसाब से तो। और तूने कुछ ऐसा आरटीआई से अपनी कॉपी निकलवा के कुछ चेक किया कि एमसीक्यूज में कितना है और डिस्क्रिप्टिव में कितना है, ऐसा कुछ देखा तूने? हाँ देखे थे मैंने, वो मेनली जो मेरे ना एसएम में कटे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि एसएम में आपको बहुत ज्यादा बुक की लैंग्वेज लिखनी होती है, अपनी लैंग्वेज, उसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर कर भी नहीं सकते एसएम में मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। आपको एफएम की इतनी आसान, इतनी तैयारी करनी है कि 50 में से 45 भी आ सकते हैं, 50 बिल्कुल भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है एफएम में लाने। एसएम में बस थोड़ी सी लैंग्वेज का हो जाता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उसमें भी आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैंने एफएम में बहुत ज्यादा अच्छा। तो और अगर एमसीक्यू का अलग से देखा, एमसीक्यू का पार्ट कितने मार्क्स आए तेरे एमसीक्यू में? एमसीक्यू में मेरे शायद 2 गलत थे, या 1 या 2 गलत थे एफएम में अच्छा। बस।
और मेरे ख्याल से अगर स्टडी मैट से अगर अपन इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को करें तो मेरे ख्याल से बहुत फायदा हो जाएगा। अगर खुद के नोट्स ना बना के मेरे ख्याल से स्टडी हाँ मैट हाँ, को अपने को फॉलो करना चाहिए, करेक्ट? एसएम में तो फुल ऑन स्टडी मैट में ही फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसमें लैंग्वेज जो है ना, एसएम में आप टॉपिक समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, टॉपिक में क्या है। लेकिन पेपर में आपको स्टडी मैट की ही लैंग्वेज के मेन मेन जो पॉइंटर्स हैं वो लिखने पड़ेंगे, मेन बिल्कुल जो वर्ड्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। अगर एक भी मिस करा, वो पूरा कट हो जाता है। बिल्कुल। तो यार बहुत बढ़िया नंबर लेके आया, मेरे ख्याल से ऑल इंडिया हाईएस्ट नंबर थे ये, मतलब मेरे को जितना डेटा पता है, अब किसी एक आधे जने के ऊपर नीचे हो, बट 85 मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये जनवरी 2000 अपने 25 का अटेम्प्ट था, और जनवरी 2025 में मेरे ख्याल से 85 मार्क्स हाईएस्ट थे जहाँ तक मुझे आइडिया, बट ठीक है ऊपर नीचे होंगे, बट मेरे हिसाब से हाईएस्ट ही थे। तो बहुत ही सही नंबर लेके आया भाई तू। अब मुझे बता दे कि कितनी बार तूने रिवीजन कर लिया अपने ये एफएमएसएम का, कितनी बार रिवीजन किया कि अब इतने नंबर ला सका तू? तो एक तो जब क्लासेस चल रही होती है, जब तक पूरा होता ही है, और आप जो हो हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट लेते हो, तो उसमें एक फुल ऑन रिवीजन हो जाता है। फिर क्लासेस खत्म होने के बाद भी मैंने 2 रिवीजन करे थे। तो बिल्कुल। क्लासेस के अलावा टेस्ट में एक रिवीजन हो गया और 2 रिवीजन हो गए, तो टोटल 3 रिवीजन हो गए एक तरीके से। ठीक है। अब ये तो हो गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात। अब यार मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से हट के बात करना चाहता हूँ, जो मैं अभी स्टूडेंट के टच में उनको जो डाउट आ रहा है वो मैं तेरे से एक तरीके से पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आना चाहता हूँ ऑडिट पे। यार ऑडिट में 64 मार्क्स लेके आया है, मतलब मायने रखते हैं बहुत ज़्यादा 64। मानता हूँ कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते हैं, बट ठीक है 64 बहुत बढ़िया नंबर है ऑडिट में। तो इसके लिए तूने क्या किया कि तेरे 64 नंबर आए? कितनी बार तूने ऑडिट पढ़ी? क्या बुक ही खा गया पूरी, करा क्या ऑडिट में, बता दे भाई। ऑडिट में तो जो सब कहते हैं कि रट्टा मारना होता है पूरा पूरा, लेकिन मैं जो हूँ थ्योरी में मेरे से रटा बिल्कुल नहीं जाता, पहले से नहीं रटा जाता। तो मैं जो हूँ ऑडिट के हर एक टॉपिक को फुल अच्छे से समझाता डिटेल में, ठीक क्योंकि है। अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए तो मैं उस टॉपिक को समझ जाऊं और फिर अपनी लैंग्वेज में भी लिख दूं। तो 5 में से 3, 3.5 कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक और है। जो उसमें एमसीक्यूज है वो तो फुल आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे तभी कर पाओगे आप। बिल्कुल वो उसमें हर छोटा छोटा पॉइंट से वो एमसीक्यू बना देते हैं, और सारे एमसी जो ऑप्शंस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। तो आपको छोटे से की से समझना होता है। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 में से आप अगर कॉन्सेप्ट आता होगा 25 तक ला सकते हो, 20-25 बड़े आराम से ला सकते हो। तो अपनी लैंग्वेज में भी अगर आप थ्योरी वाले क्वेश्चन लिखोगे तो 5 में से 3, 3.5 आ सकते हैं। तो मेरी यही थी कि अगर मैं रट्टा मारने जाऊंगा तो 3-4 चैप्टर का रट्टा लग जाएगा, बिल्कुल। लेकिन आगे का नहीं रट पाएगा, आगे का रट लूंगा पीछे का भूल जाऊंगा। इसलिए कॉन्सेप्ट अगर आपको आता हो तो आप बड़े आराम से ला सकते हो 60s में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है। मेरा यही था कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रट्टा नहीं मैंने। ठीक है। और ऑडिट कितनी बार कर ली थी तूने? तीन एक बार ऑडिट भी करी थी? हाँ, 2-3 बार, 3 बार करी थी। ठीक। यार एक ये जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो सब्जेक्ट है, उसका जो पहला क्वेश्चन आता है ब्लेंडेड, जो बड़ा क्वेश्चन आता है, मेरे ख्याल से वो एक गेम चेंजर टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आपने उसको ढंग से अटेंड कर दिया तो मेरे ख्याल से वो पूरे टैक्सेशन की नैया पार कर देगा, मेरे को ऐसा लगता है। और साथ में एमसीक्यूज तो है ही डीटी आईडीटी के। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन सही हो जाए उसका क्या अपना कर सकते हैं कि हाँ अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए जब एग्जाम देके आए कि यार ये तो सही है ही, उसका क्या तरीका है? उसके लिए तो ना फिर आपको सारे हेड ऑफ इनकम के चैप्टर करने पड़ेंगे। कई बच्चे जो होते हैं वो कैपिटल गेन छोड़ देंगे या पीजीबीपी छोड़ देंगे। पीजीबीपी तो आपको कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है अलग से, बिल्कुल। और एमसीक्यूज में तो वो आता ही आता है। तो जो पीजीबीपी है वो आप अच्छे से करोगे ना, 50 में से 15 नंबर का वो अलग अपना ही चैप्टर अलग है। और कैपिटल गेन भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर वो पूरा क्वेश्चन ठीक करना है तो। बिल्कुल। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो ये थी कि मैं पूरा पेपर कर लूंगा, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि अगर आपने पहले क्वेश्चन कर लिया फिर आप फुल उसमें लग जाओगे कि मेरे को पूरा पूरा करना ही है, तो कभी कभी 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा उस क्वेश्चन में। वो इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। बिल्कुल सही। तो मैंने तो उसको सबसे एंड में अटेम्प्ट किया था। मेरा उसमें एंड में टैक्स लायबिलिटी निकालना रह गया था, बाकी अच्छा। पूरा हो गया था मेरा क्वेश्चन। क्योंकि टैक्स का पेपर बहुत बड़ा आता है, तो आपको बिल्कुल। उसमें स्टार्टिंग में ही आपको स्पीड पकड़ के चलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह तो रहे मेरे पेपर में क्या था, जनवरी में जीएसटी का बहुत सारा अलग से आ गया था, अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया हैं। था, फॉर्मेट पूरा चेंज हो गया था पिछले अटेम्प्ट से। तो उसमें जीएसटी में मेरे को ज्यादा टाइम लग गया था, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा रह गया था। अच्छा। तो इस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जैसे तूने बताया लास्ट का थोड़ा सा रह गया, बाकी जितने भी पेपर थे बचे हुए जो पांचों पेपर थे, क्या तूने पूरे 100 मार्क्स के अटेंड किए उसमें, या किसी में कुछ छोड़ा तूने? मेरा एडवांस अकाउंटिंग में 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन रह गया था, और बाकी तो मैंने पूरे करे थे। पूरे 100 मार्क्स का अटेंड किया है हाँ, ना?
अच्छा, और एक यार, तेरे को याद है अपन बात करते थे, मैं तेरे को कहता था हार्दिक भाई तेरी रैंक आएगी, और तू कहता था नहीं सर अपने को तो सिर्फ पास होना है। बट मेरे को अब बता, तू एकदम रैंक कितना पास पहुंच गया, मतलब यार मेरी नज़रों में वो रैंक है। ठीक है, बिल्कुल मैं मान के चलता हूँ, मतलब जिस दिन तेरा रिजल्ट आया मैं तो बड़ा ही खुश था यार, मतलब एकदम रैंक के आसपास आ गए अपन, 5-6 नंबर और ऊपर होते तो शायद ऑल इंडिया रैंक आ जाती, और मजा आता। बट अभी भी मेरे को तो बहुत मजा आया। तो तूने ऐसा क्या कर दिया यार कि तू कह रहा था मैं बोथ ग्रुप पास होना चाहता हूँ सिर्फ, और तू एकदम रैंक के आसपास आ गई, ऐसा क्या करा तूने? क्योंकि ना मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट रहता है कि ज्यादा ऊपर का मत सोचो, क्योंकि फिर अगर ज्यादा ऊपर का सोचोगे ना और थोड़ा पीछे रह गए तो बहुत दुख होएगा। बिल्कुल। अब जैसे कि आप कह रहे हो कि 5-6 नंबर से रैंक रह गई इसलिए खुशी हुई है, अगर मैं रैंक का सोचता फिर मेरे को कितना दुख होता कि मैं 5-6 नंबर से रह गया। बिल्कुल सही कह रहा इसलिए है। कभी भी मेरा माइंडसेट तो ये रहता है कि ज्यादा ऊपर का मत सोचो, अपना 100% डालो, फिर जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा रहेगा। देखा जाए, बिल्कुल। अच्छा, और अब जैसे ये अपन ने बात करी, एक अपन ने ऑडिट सब्जेक्ट की बात कर ली, अपन ने डीटीआईडीटी की कर ली, और अपन ने एफएमएसएम की कर ली। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का जो 1.5 महीना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना बचा है सितंबर के एग्जाम आने में, लास्ट के 1.5 महीने में तेरा कितना कोर्स हो गया था, कितना बाकी था, अगर रिवीजन था तो क्या कर रहा था, मतलब लास्ट का 1.5 महीना मेरे को एक बार सुनना है, जिससे मैं अगर आज ये वीडियो अपलोड करता हूँ तो सारे स्टूडेंट के एकदम दिमाग में रहना चाहिए यार, हमें ये चीज़ तो फॉलो करनी है अगर हमें हार्दिक जितने नंबर चाहिए तो। लास्ट के 1.5 महीने में से पहले मेरी सबकी एक एक रिवीजन हो गई थी लगभग, बिल्कुल। या 1-2 दिन होने वाली होगी ऐसे ठीक। था। तो जो मैंने पहली रिवीजन में ही ना जितने भी सब्जेक्ट थे उनके चैप्टर्स के हर एक के मेन मेन क्वेश्चन मार्क कर लिए थे ठीक। कि मेरे को जैसे कि अगले 7-8 दिन में एक एक सब्जेक्ट निपटाना है दोबारा से, तो 8 दिन में सारा सब तो कर नहीं पाऊंगा मैं दोबारा। तो इसलिए हर एक चैप्टर के एक दो एकदम मेन क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हैं या फिर जिनमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा वही देखूंगा। तो ठीक है। बस यही था कि हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन वो समझ गया। 2-3 क्वेश्चन मार्क कर लिए थे जो मेन थे, जो कि मुझे लग रहा था पेपर में एक्सपेक्टेड है, या फिर जिनमें मैं गलती कर सकता हूँ या जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वही मैंने दोबारा से करे थे, बस वो कुछ नहीं करा था, क्योंकि सारा जो आपको एमटीपी आरटीपी करना है वो फर्स्ट डिवीजन में करना पड़ेगा। मतलब एक बार पूरा कोर्स बहुत अच्छी तरीके से किया, फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन किया, और फिर जब तीसरा रिवीजन हाँ किया तो और सिलेक्टेड किए, है ना? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बराबर, मस्त स्ट्रेटेजी एकदम, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है। बट मैंने एक चीज़ और देखी थी लास्ट टाइम पे, मतलब बिल्कुल तू सोशल मीडिया से कट ऑफ था, तो ये कितने टाइम पहले तू कट ऑफ हो गया था सोशल मीडिया से बिल्कुल? 1.5-2 महीने पहले हो गया था, 1.5-2 महीने क्योंकि पहले। अगर हम्म। क्योंकि सोशल मीडिया का एडिक्शन ऐसा है कि आप 10 मिनट लेके बैठोगे ना तो 1-1.5 घंटे तक स्क्रॉल करते जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि आप घड़ी देखोगे 1.5 घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया। तो इसलिए 1-1.5 महीने पहले मैं कट ऑफ हो गया था, 1.5-2 महीने पहले। और कितने घंटे पढ़ रहा था दिन में? कितना, मतलब मेरे को लगता है यार, जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ ऐसा रहता था कि मैं किताबों के आगे बैठा रहता था, और मैं हम्म। पढ़ता रहता, तो कुछ काउंट नहीं था कितना पढ़ता था मैं। तो तेरा भी ऐसा ही कुछ था, या तेरा कुछ फिक्स था कि यार इतने घंटे मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा? मैं मैक्सिमम 10 से 12 घंटे पढ़ा था। ठीक तो है। मैं एक ना पहले 3-3.5 घंटे का बैठ गया, फिर आधा 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 3.5 घंटे बैठ गया, फिर ब्रेक ले लिया। ऐसे ही मैक्स टू मैक्स 12 घंटे तक ही जा रहा था, क्योंकि उससे आप ऊपर जाओगे ना तो आपकी बॉडी पे इतना ज्यादा लोड आएगा, फिर आपको समझ भी नहीं आएगा पढ़ क्या रहे हो, बस आप बैठे रहोगे उनके ये भी सामने, बात है। समझ कुछ नहीं आएगा कि कर क्या रहे हो। बिल्कुल। तो यार हार्दिक बहुत ही बढ़िया नंबर लाया, बहुत ही खुशी हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनल में भी तेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए। ठीक है। अब तूने जैसे मेरे को बताया कि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, तो तू मत रख, बट मैं तेरे से ज़रूर रखूंगा, बट वो अंदर ही अंदर रहेगी, इस बार मैं तेरे को बोलूंगा नहीं क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी। बट हाँ, पूरी उम्मीद रहेगी मेरे को, मैं अपने दिमाग में आज ही मैंने सेट कर लिया तेरी बातें सुन के। ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई हो हार्दिक, और आगे थैंक यू तेरे सर। फ्यूचर के लिए भी बहुत बढ़िया, मतलब एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया हो तेरे साथ। तो भाई थैंक यू, और मेरे को उम्मीद करता हूँ मैं कि सितंबर 2025 वालों के लिए या उसके आगे वाले अटेम्प्ट वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये फायदे में होने वाला है। जिनका अभी तक अटेम्प्ट नहीं आया है उनको पता चल गया पढ़ना कैसे है, और जिनका सितंबर है उनको पता चल गया कि 1.5 मंथ्स में हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो भाई मिलते हैं हार्दिक अपन, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।